सभी को नमस्कार। आज हम फिर एक आर्ट एंड कल्चर की क्लास लेके आए हैं, जिनमें साहित्य के कुछ प्रश्न डिस्कस करेंगे, जिनकी संख्या 12 है, 2015 से 2024 तक। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस एक भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? उड़िया, कोंकणी, भोजपुरी और असमिया। 2015 में उड़िया भाषा को दिया गया था। मैं बता दूं आपको, ये क्वेश्चन आउट हो सकता है भाई, ये कंफर्म लग रहा है कि ये क्वेश्चन आउट होगा, यूपीएससी ये पूछ सकता है। मैं किस आधार पे बता रहा हूँ ये चीज़ें, आप खुद ही देख लीजिए। क्योंकि देखो, पहले थी, इधर देखो, तमिल 2004 के अंदर, संस्कृत 2005 के अंदर, कन्नड़ 2000, तेलुगु 2008 में, मलयालम 13 और 14 में सिर्फ उड़िया भाषा जोड़ी गई थी। इसलिए 2015 में क्वेश्चन पूछ लिया गया यूपीएससी द्वारा। ठीक है, समझ आ गया। अब इनके द्वारा बोला गया, देखो, कि मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। मराठी, असमिया और बंगाली याद रखना है। पाली और प्राकृत तो जैन बौद्ध धर्म से आ गई, बौद्ध जैन धर्म से आ गई है ना। ये 2024 में जोड़ी गई। कितनी भाषाएं हैं? 1 2 3 4 5 भाषाएं 2024 के अंदर जोड़ी गई, जो कि बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। और दूसरी बात, टोटल कितनी भाषाएं हैं, जो कि आरएस परीक्षा के अंदर भी, आरएस प्रीलिम्स में भी ये पूछ चुका है कि इनके जो शास्त्रीय भाषाएं उनकी संख्या कितनी हो चुकी हैं फ़िलहाल। तो कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 भाषाएं हो गई हैं। तो इनको बहुत ध्यान रखना ज़रूरी हो गया है। देखो, हम इसका मानदंड देख लेते हैं कि इनमें प्रारंभिक ग्रंथों, अभिलेखिक इतिहास, देखो इनके जो शास्त्रीय भाषा है ना, इनको घोषित करने के लिए कुछ संशोधित मानदंड संशोधित किए गए, जिसमें प्रारंभिक अभिलेखिक इतिहास होना चाहिए कुछ पुरातन के लिए। प्राचीन साहित्यिक ग्रंथों का एक संग्रह, जिसे बोलने वाली पीढ़ियों का एक मूल्यांकन विरासत माना जाता है। इससे संबंधित ग्रंथ विशेष रूप से कविता, पुरालेखीय, शिलालेखीय साक्ष्य के अलावा एक गद्य है। तो मैं बताता हूँ, यदि यूपीएससी 2 एंगल से हमें क्वेश्चन पूछ सकती है। पहला एंगल कौन सा हो जाता है? पहला एंगल हो जाता है कि हमें ये यूपीएससी इस क्वेश्चन को ऐसे दे सकती है कि कुल भाषाएं कितनी है हमारी? 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं। 11 शास्त्रीय भाषा में जैसे तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, ये भाषाएं ऑप्शन 3 दे दे, और ऑप्शन फर्स्ट मतलब एक ऑप्शन के अंदर ये भाषाएं दे दे। और हो सकता है कि 3 ये और एक ऑप्शन वो दूसरा, 2 दूसरा, एक मतलब 2 अलग। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकती है। एक एंगल तो ये हो गया। दूसरा एंगल हो गया, शास्त्रीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा दर्जा देने के लिए किन मानदंडों को फॉलो किया जाता है? तो एक ये हो गया, ये देखना पड़ेगा, जिसमें एक पुरातन उच्च होना चाहिए, जिसका अभिलेख इतिहास होना चाहिए, साहित्यिक ग्रंथों के एक संग्रह, जिसे बोलने वाली पीढ़ियों द्वारा मूल्यांकन विरासत माना जाता हो, विशेष रूप से कविता, पुरालेखीय, शिलालेख, साक्ष्य के अलावा एक ग्रंथ हो। 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये थोड़ा टफ हो जाएगा बच्चों के लिए, तो हमें हर तरीके से तैयार रहना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो, देखते हैं ये क्वेश्चन। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों एवं तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? देखो, इतिवृत्तों को मतलब होता है कि इतिहास, इनकी वीर गाथाओं को, देखो ये लिख भी राजवंश इतिहासों और वीर गाथाओं को कंठस्थ करना, मतलब उनको सुनाना एक दूसरे को शासक में। तो जो श्रमण होते थे, श्रमण का मतलब होता है कि नास्तिक, जो ब्राह्मणवाद का विरोध करते हो ना, रूढ़िवादी प्रथाओं का विरोध करते हो, उन्हें श्रमण। परिवारजिक, एक ब्राह्मणशील, जो मतलब ब्राह्मण करते हो ना ज़्यादा लोग बाग, उन्हें हम परिवारजिक कहा जाता है। दूसरा हम आ गया कि
अग्रहारिक, अग्रहारिक जैसे राजा द्वारा ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि एवं गांव के लिए किया जाता था, तो ये अग्रहारिक हो गया। तो ज़्यादातर जो ये इतिवृत्त राजवंश वीर गाथाओं का जो उल्लेख जो कंठस्थ किया जाता था किया जाता था लोगों के द्वारा, तो ये मगध के अंदर किया जाता था। तो ये हमें ध्यान रखना होगा। ये ऑप्शन जैन और बौद्ध धर्म में भी काफ़ी सारा अपना उल्लेख रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो 2016 प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक शुंग शासक के संस्थापक के प्रेम कहानी है। देखो शुंग शासक, शुंग वंश जो कि 2री शताब्दी के आसपास आया था, है ना। सौपनवास दत्ता, देखो ये भास द्वारा, कवि भास द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है ना। मालविकाग्नि, ये कालिदास द्वारा लिखी गई शुंग वंश के ये संस्थापक पुत्र थे जिनकी प्रेम कहानी है। मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी थी, इसकी लिखी गई थी। मेघदूत भी आप ही को सभी को पता है किसके द्वारा लिखी गई थी। मेघदूत भी कालिदास द्वारा, जैसे कालिदास द्वारा वो मेघदूत हो गया, रत्नावली हो गई, और क्या नाम है, अभिज्ञानम शकुंतलम, ये कालिदास द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो ये तो वैसे भी हो जाएगा। प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। पाणिनि पुष्प शुंग के संबंधित है। देखो शुंग वंश अभी मैंने बताया 2री शताब्दी के आसपास आया, 185 के अराउंड 2री शताब्दी में स्टैब्लिश था। और जो पाणिनि सभी जानते हैं कि संस्कृत व्याकरण का जो व्याख्याता है जिसने लिखी थी, वो कौन था? पाणिनि। वो कब आया? वो आया था 4ठी शताब्दी के बाद, 5वीं या 6ठी शताब्दी के अंदर पाणिनि आया था। अमर सिंह, देखो अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है। अमर सिंह जो हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय था, जिसे हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, उनके दरबार में नवरत्न थे। उन नवरत्नों में से एक अमर सिंह भी था। ठीक, अमर सिंह भी था। तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। दोनों ऑप्शन गलत हो गए तो ऑप्शन सी तो निकल के आएगी। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, बिल्कुल नवरत्नों में से एक था ये। आगे चलते हैं। वो ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा। ये कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालिक था। देखो अमर सिंह, ये ना, ये चंद्रगुप्त नवरत्नों में से एक था, तो ये गलत हो जाता है। क्वेश्चन 5, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में बहुभूति, अस्तिमिलो तथा सोमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? बहुभूति, अस्तिमल और सोमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? ये तीनों एक नाटककार थे। अस्तिमल होयसल शासकों के संरक्षक था। सोमेश्वर दार्शनिक और नाटककार दोनों था। बहुभूति नाटककार थे। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, किसके शासनकाल में योगाशिष्ट का निजामुद्दीन पानीपत द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया? देखो योगावासिष्ठ मूल रूप से संस्कृत में लिखी गई है और इसका अनुवाद फारसी में अकबर के शासनकाल के अंदर हुआ। इसका कोई एलिमिनेशन टेक्निक है नहीं, इसमें याद है तो हो जाएगा। देखो हाँ, 2022 प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? संगम
साहित्य में भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं था। ऐसा हो सकता है? संगम साहित्य में जैसे मुख्यतः हम तीन को पढ़ते हैं, चेर, चोल और पांड्या, तो इनका कोई भौतिक संस्कृति नहीं थी? बिल्कुल थी। तो ऑप्शन गलत हो गया। संगम साहित्य में जादुई ताकतों को असंगत बताया गया था। अब असंगत तो नहीं बताया गया था, ये संगत ही बताया गया था। ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। संगम कविताओं में समर शौर्य का कोई संदर्भ नहीं था। समर शौर्य की तो भरपूर मतलब का विशाल गाथाएं हमें सुनने को भी मिलती है संगम साहित्य में, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखो इसमें मतलब एक चीज़ें देखने लायक है, वो है देखो ये तीनों सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है, और ये एकमात्र बी है जो पॉजिटिव सेंटेंस है। जो वो देखो सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। एक और देखो यूपीएससी पता नहीं क्या ही बनाती है, देखो क्या है, तीनों सेंटेंस नेगेटिव है और एक सेंटेंस पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव है ना वही सही है। अगला देखते हैं, संगम साहित्य में 3। देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम कविताओं में यथावर्तित वट किरुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है। देखो वट किरुतल, यदि कोई किसी ने दक्षिण भारत के बारे में पढ़ा होगा, एनसीईआरटी आजकल वहीं की पढ़ाई मतलब पढ़ते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट। और जैसे जो एंशियंट और मिडिएवल की जो हिस्ट्री है ना, जो मतलब तमिलनाडु एनसीईआरटी की ही पढ़ते हैं, जिसमें वट किरुतल का एक वो है, जिनमें इनको जो भी राजा युद्ध करके आता था या उनकी वीर गाथाओं का प्रचारित किया जाता था, या मृत्यु के आवरण पर उनका आमरण अनशन किया जाता था। तो एक प्रथा थी ये, जो ऑप्शन डी है, युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर आनुष्ठानिक मृत्युवरण करना। ये देखो अंगरक्षिका महिलाओं को रखा जाता था नहीं। राज दरबारों के विद्वानों का धर्म दर्शन से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श करने हेतु एकत्रित होते। जरूरी थोड़ी है धर्म दर्शन से एकत्रित होते, बहुत सारी चीज़ें होती थी जिन पर विचार विमर्श होता था। किशोरियों द्वारा कृषि क्षेत्रों की निगरानी करना तथा चिड़ियों तथा पशुओं को भगाना। अब किशोरियों द्वारा थोड़ी कोई भी भगा सकता था, ये तो मतलब इलॉजिकल है। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। देवी चंद्रगुप्त जो साहित्य कृति है वो विशाख दत्त द्वारा लिखी गई है। गलत। हमीर महाकाव्य नैनसुरी जो राजस्थान के अंदर। मिलिंदपन नागार्जुन, देखो मिलिंदपन एक बौद्ध वो है जो नागसेन और एक मतलब भिक्षु है जिनके विचार विमर्श पर इनकी चर्चा का संवाद किया गया है। नागसेन का चर्चा का संवाद किया है, तो नागार्जुन द्वारा तो नहीं लिखा गया है। और नीति वाक्य मृत सोमदेव सूरी द्वारा लिखे गए, तो इसमें 2 ऑप्शन सही हो गया। होता भी यही है, किसी को यदि एलिमिनेशन टेक्निक आती है ना और इसकी नैया डूब रही है, वो 4 में से 2 ऑप्शन करके आ जाओ, मैक्सिमम सही होता है 4 में से 2 ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी नाटककार भास की रचना, देखो भास 2 बार आ चुका। एक कौन था, स्वपनवास दत्ता जो भी भास के द्वारा लिखी गई थी, और एक कौन से है, मध्यम वोम जो भी भास के द्वारा लिखी गई है। 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। संघभूति एक भारतीय बौद्ध भिक्षु जिन्होंने 4वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में चीन की यात्रा की, निम्नलिखित में से किस भाष्य के लेखक थे। सर्व अस्तित्ववाद विनय का, वो तो सभी को मतलब बौद्ध जैन धर्म के अंदर ये लिखा गया है, सर्व अस्तित्ववाद के विनय के, तो इसके बारे में देख लेते हैं।
ललित सर्विस्तारवाद संवाद से संबंधित बुद्ध की जीवनी, किंतु महायान तत्वों का बहुत अधिक प्रभाव है। यह ग्रंथ संस्कृत और मिश्रित प्राकृत संस्कृत में है। इसे कई लेखकों द्वारा रचित किया गया है। सर्विस्तारवाद। यह क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपनिषद में कोई नीति नहीं थी। बिल्कुल थी। उपनिषदों में नीति थी जो दर्शन के आधार पर शिक्षाओं का समझने के लिए किया जाता था। उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई नहीं थी, मतलब थी। नीति कथा थी, बिल्कुल थी। उपनिषदों से पहले हुई। उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई, बिल्कुल। पुराणों की रचना बहुत बाद में, उपनिषदों की रचना वैदिक काल में की गई थी। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी। चलो आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं। धन्यवाद और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।